सर स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम हमारा जो थर्ड रिवीजन टेस्ट है उसमें इंक्लूडेड पोर्शन जो है उसको रिवाइज करेंगे। उसमें दो चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा पहले भी हर दफ़ा आपको मैं कहता हूँ कि ये जो स्मार्ट सिलेबस है इसमें बाज़ चीज़ें उसको बिल्कुल फॉलो करें, 100% उसको फॉलो करें, लेकिन उससे ज़्यादा अगर कुछ कर लेंगे तो अच्छी बात है। कुछ चीज़ें इतनी बेसिक होती हैं कि उनको ज़रूर करना होता है। मसलन इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन, अगर ये इस तरह की चीज़ें बिल्कुल उसमें इंक्लूडेड नहीं भी हैं, मेंशन नहीं किया गया, तो फिर भी आपने इसको करना है। तो ये बेटा फर्स्ट पेज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डेफिनेशन क्या होगी? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस मतलब, तो दिस इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्जेस एट रेस्ट। एग्जैक्ट लैंग्वेज हमेशा बुक से आपने करनी है। तो ये बेटा पहली बात हो गई डेफिनेशन। उसके बाद है चार्जेस। चार्जेस की टाइप्स। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, यू नो वेरी वेल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो तरह के चार्जेस होते हैं। और बेटा कोई भी चीज जो चार्ज होती है, ऑब्जेक्ट इज चार्जेस ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, नेवर पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज भी अगर किसी चीज पे आता है तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की वजह से आता है। नेगेटिव चार्ज आता है तो वो भी चार्जेस इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने की वजह से आता है। हाउ द ऑब्जेक्ट्स आर चार्ज्ड, इसमें बेटा पहली बात चार्ज कैसे होती है चीजें? बाय रबिंग। पहली बात, जब दो ऑब्जेक्ट्स को, हम दो चीजों को रब करते हैं तो एक में से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरी चीज में। रब करते हैं तो तमाम चीजें बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव चार्जेस आर देयर, नेगेटिव चार्जेस आर देयर, बट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस इज इक्वल। जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक चीज से निकल के दूसरी में चले जाते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो जाते हैं दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, और जिसमें से निकल जाते हैं दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो बेटा ये तो चीजें चार्ज कैसे होती हैं फर्स्ट पेज में ये सारी डिटेल है, और उसका जिस्ट, उसका खुलासा यही है। नेक्स्ट पेज पे आगे पेज 70 पे देखें। इसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, नंबर 1 2 3 4 ये लिखी हुई है। ये बेटा अच्छी तरह से आपने गो थ्रू कर लेनी है। अब स्मार्ट सिलेबस में ये चीजें इंक्लूडेड नहीं है जो मैंने अभी तक आपको बताई, डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। लेकिन बेटा नेचुरल सी बात है, देखेंगे कि चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं उसको डिफाइन ही अगर नहीं करेंगे तो वो फिर बेटा प्रॉब्लम होगी। वो एग्जाम में किसी लेवल पे भी उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। पहला जो टॉपिक है हमारी, ये प्रॉपर्टीज आपने कर लेनी है, जरूर करनी है, इंक्लूडेड नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। दूसरा अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो बेटा एक तो चीजों को चार्ज करने का तरीका रबिंग है, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है जी? दो चीजें हैं, अगर किसी एक न्यूट्रल इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, इंसुलेटेड है, उसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे लगाया हुआ है, तो जब बेटा इसके करीब हम किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, करीब लेके आते हैं, टच नहीं करते, एज चार्ज ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो चार्ज्ड है, जिसमें नेट चार्ज जीरो नहीं है, सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो बेटा इसकी प्रेजेंस से क्या होगा? आपको पता है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव इसकी तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव इससे अवे चला जाएगा। तो इस तरह से जो सेपरेशन हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट पे चार्जेस की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये बेटा अगले पेज पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है। डेफिनेशन एज इट इज आपने कर लेनी है। Whenever a charged body is brought close to an insulated conductor, इसको insulated conductor कर लें,
Insulated conductor, the near end of the conductor develops an unlike charge. मतलब ये पॉजिटिव है तो नियर एंड पे नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव आना था. An unlike charge while the far end of the conductor develops a like charge. ये far end it develops a like charge. जो चार्ज इस पे है वही चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा. This separation of charges is called electrostatic induction. इस फिनोमेना को बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं. तो ये हमारा ये वाला टॉपिक भी हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इससे हम ऑब्जेक्ट्स को चार्ज भी करते हैं. अब किसी को अगर हमने चार्ज करना है किसी ऑब्जेक्ट को तो क्या करेंगे, इस तरह के दो स्फीयर्स लेंगे, वो इस तरह से उनको रखें कि वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं. ये भी डिटेल रूप में लिखी हुई है. उसी तरह से ये पॉजिटिव, बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जब इसको करीब लेके आएंगे, नेगेटिव को ये दोनों टच कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड. तो यहाँ पे ये नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा सारा और यहाँ पे ये पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा. अब इसको यहीं पे रखें, इसको पीछे नहीं लेके जाएं, लेकिन इसको थोड़ा सा पीछे मूव करें. इसको जब ये टचिंग नहीं होंगे उसके बाद इसको पीछे आप मूव कर लें तो both the spheres will become charged. ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली. सो दिस इज द वे हाउ वी चार्ज द ऑब्जेक्ट्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रोस्कोप है, ये इंक्लूडेड नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक कूलम्स लॉ. नेक्स्ट बेटे हम जा रहे हैं कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ ऑब्वियसली कूलम ने फ्रेम किया था. उसने क्या कहा था कि कोई से भी दो चार्जेस हों, एक दूसरे के करीब पड़े हों, पॉइंट चार्जेस. व्हाट आर द पॉइंट चार्जेस? द चार्जेस whose size is very small as compared to the distance between their centers. तो इनको हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं. कोई से भी बेटे दो चार्जेस हैं, लेट इट इज q1, इट इज q2, distance between their centers is r. डिस्टेंस बेटा r है इनके दरमियान. तो कूलम ने ये कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन r रिपल्शन. अट्रैक्शन r रिपल्शन क्यों? क्योंकि अगर सिमिलर चार्जेस होंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे, तो द फोर्स विल बी ऑफ रिपल्शन. और अगर डिफरेंट चार्जेस होंगे, ऑपोजिट चार्जेस होंगे, तो फोर्स बेटा अट्रैक्शन की होगी. कूलम ने क्या कहा था कि इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. हमने जब भी कोई फॉर्मूला फ्रेम करना होता है तो उसकी डिपेंडेंस देखते हैं, किन चीज़ों के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, किनके इनवर्स प्रोपोर्शन में है, फिर उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं. Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर. और हमेशा फिर उसके बाद एंड पे हम जाके जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो वी हैव टू पुट देयर अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. Here the constant of proportionality is k. अब फिर बेटा इसकी वैल्यू पहली दफा एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाती है. दो प्रैक्टिकली स्फीयर्स रखेंगे, फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, उसकी ऑब्जर्व करेंगे, चार्जेस देखेंगे कितने कितने कॉलम्स हैं, डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो k की वैल्यू इस तरह से f r स्क्वायर ओवर q1 q2 करके कर लेंगे. k की वैल्यू बेटा इस तरह से जब साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की तो 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ गया. तो बेटा ये k की वैल्यू. तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी ये यूज करेंगे फार्मूला, उसमें k की ये वैल्यू पुट करेंगे. लेकिन k की ये वैल्यू कब होगी?
जब मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज एयर और स्पेस। अगर कोई और मीडियम होगा तो उसके लिए k की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ बात है एयर या फ्री स्पेस की। तो ये बेटा कूलम्स लॉ। इसके साथ खास तौर पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है जी? कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है? एक बात तो बेटा दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ये पॉइंट चार्जेस के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर चार्जेस बहुत बड़े हैं एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो फिर हम ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बेटा इसकी लिमिटेशंस हैं। ये कूलम्स लॉ बेटे हो गया। अब चल रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज अगर हो, इसके करीब कोई और चार्ज अगर लेके आएंगे, सपोज एक स्मॉलर चार्ज हम इसके करीब लेके आते हैं, तो ये चार्ज बेटा इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। टेस्ट चार्ज जो हम चेक करने के लिए लेके आते हैं, ये आमतौर पे हम पॉजिटिव लेके आते हैं। ये फील्ड चार्ज जिसकी वजह से फील्ड बना हुआ है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा। इस चार्ज को आप यहां से दूर लेके चलते जाएं। एक जगह ऐसी आएगी कि जहां पे जाके इस पे फोर्स बिल्कुल नॉमिनल हो जाएगी, बिल्कुल थोड़ी हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी, इससे आगे थोड़ा सा भी लेके गए तो वो फोर्स जीरो हो जाएगी। अब ये चार्ज इस पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। तो किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जिसके अंदर ये फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको उस चार्ज का फील्ड कहते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड is a space around a charge in which it exerts and other charge can feel its effect in the form of force. तो ये बेटा जो जगह है, इस रीजन को, इस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इस चार्ज का। ऑब्वियसली ये चार्ज, फील्ड चार्ज जिसकी वजह से फील्ड बन रहा है, ये अगर स्ट्रॉन्ग है, बड़ा है चार्ज, तो इसका फील्ड भी ज्यादा बड़ा होगा। अगर चार्ज छोटा है तो इसका फील्ड भी छोटा होगा। कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की शक्ल में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी का मतलब बेटा शिद्दत, किसी फील्ड की शिद्दत, स्ट्रेंथ, वो कितना स्ट्रॉन्ग है फील्ड, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि बेटा यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज, किसी भी जगह के ऊपर फील्ड के अंदर 1 कूलम चार्ज अगर आप रखेंगे, तो 1 कूलम चार्ज पे जितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा ये फील्ड चार्ज, उसको हम इसके फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं उस पॉइंट पे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस फील्ड चार्ज ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब फर्ज करें यहाँ पे जो चार्ज आपने रखा इस जगह पे, ये है 10 कूलम्स, और फोर्स हमने इसको देखा, कैलकुलेट की, चेक किया, फोर्स इस पे जो एक्सर्ट हो रही है वो है 20 न्यूटन्स। तो अगर ये 10 कूलम पे 20 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करेगा ये फील्ड, तो 1 कूलम पे कितनी फोर्स करेगा? बेटा ऑब्वियसली 10 कूलम पे 20 न्यूटन फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, तो अगर 1 कूलम चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो उस पे ये 2 न्यूटन्स फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब ये 20 न्यूटन्स डिवाइडेड बाय 10 कूलम करेंगे तो ये 2 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। इसी से हम फॉर्मूला बना लेंगे कि इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी? फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। ये टेस्ट चार्ज जो आप यहाँ पे लेके आए, जो उस पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है, उसको डिवाइड कर लेंगे चार्ज के साथ, तो आपके पास उस फील्ड की इंटेंसिटी उस जगह पे आ जाएगी। अब अगर फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो ये बेटा QE, किसी भी जगह पे चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स होगी, उस पॉइंट की
इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय दैट चार्ज। इसी फॉर्मूले की ये दूसरी फॉर्म है। तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। उसके बाद आ जाए जी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेटा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फील्ड के अंदर किसी भी, ये तो बेटा इंटेंसिटी है कि इस पे ये फोर्स एक्सर्ट कितनी कर रहा है। अब पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये बेटा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ गए। ये टॉपिक हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? जिस तरह से बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को अगर आप समझ लेंगे तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। क्लास 9 में हमने ये पढ़ा था, चैप्टर 6 में जियो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। वहां पे एग्जांपल्स में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा था, उसकी डिटेल में नहीं गए थे। जियो पोटेंशियल एनर्जी की डिटेल हमने की। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड लेवल पे किसी भी चीज की जीरो होगी। क्यों जीरो होती है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल mgh। हाइट जीरो है, अर्थ लेवल से तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो है। इसको जैसे जैसे हम इसको ऊपर लेके जाते हैं हाइट में उठा के, हम इसको यहाँ पे लेते हैं, तो इसमें अब कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी ऐड हो जाएगी। इसका कोई मैस होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g10, हाइट ये पुट करेंगे तो ये एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमें फील नहीं होती, लेकिन ये कहाँ से आई? जब हम इसको उठा के यहाँ से यहाँ तक ले आए तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। ये आई कहाँ से है? इसको यहाँ से उठा के हमने यहाँ तक लाने में जो वर्क किया है, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन इट एज पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से अब इसमें होगा कि इसको हम मूव करवाएंगे। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज एक पड़ा हुआ है, इसको आप मूव करवाते हैं। यहां पड़ा हुआ है, इसको यहां से यहां तक लाने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों वर्क नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि ये इसका फील्ड यहां पे खत्म हो रहा है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा यहां से यहां तक लाने के लिए आपको इस पे फोर्स नहीं लगाना पड़ेगी, फोर्स जीरो होगी, तो इसलिए वर्क डन जीरो होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको इस फील्ड से अंदर लेके आएंगे तो इससे आगे आप लेके जाएंगे, ये इसको रिपेल करेगा, तो फिर आपको इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी और इसको आप आगे लेके आएंगे। यहाँ पे सपोज आप ले आते हैं और यहाँ तक लाने के लिए जो आपको इस पर वर्क करना पड़ा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज दैट वर्क इज W। जिस तरह से आपने इसको यहाँ से ऊपर लेके गए थे तो इसमें वो जो वर्क आपने इसको किया था ऊपर लेके जाने में, वो इसमें ऐड हो गया था एज अ पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से आपने जब इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं तो जो वर्क आपने किया है वो इसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है। इसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, इसको भी यहाँ पे रिलीज करेंगे तो ये लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो बेटा ये तो इसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गया। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क है? पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सपोज अब ये जो चार्ज आप यहां से लेके आए हैं, दिस इज Q, तो बेटा यूनिट पे कितना करना पड़ेगा? 1 कूलम चार्ज पे। इस टोटल वर्क डन को हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट दिस पॉइंट। सो पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द फील्ड ऑन दिस पॉइंट? वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। अब इसका बेटा यूनिट पे डिफाइन किया, वोल्ट, इट्स यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। और बेटा इसी तरह से जैसे इसको डिफाइन हमने फार्मूला से डेफिनेशन को याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। अब वोल्ट को बेटा जब डिफाइन करना है, इसके यूनिट को, इनको 1 1 कर, इसको 1 कर,
So work done on unit positive charge on bringing it from infinity to that point is called potential, electric potential of the field at that point. तो ये बेटा पोटेंशियल हो गया, उसका फॉर्मूला डेफिनेशन इसी तरह से लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन सारी मैंने आपको करवा दी। इससे आगे बेटे चलते हैं कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस। कैपेसिटर्स का टॉपिक शुरू करते हैं। कैपेसिटर्स डेफिनेशन बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। इस तरह से बेटा अगर दो प्लेट्स हैं, इनको आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें। बैटरी का सिंबल आपको पता है, एक लाइन बड़ी एक छोटी। बड़ी लाइन पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है, छोटी लाइन नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। कैपेसिटर के लिए सिंबल इसी तरह से दो लाइंस, लेकिन इसकी दोनों लाइनें इक्वल होती हैं। These two lines actually represent the plates of the capacitor. ये बेटा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से इस पे चार्ज स्टोर हो जाएगा। इस डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर्स ऑब्वियसली कैपेसिटर्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। इसको प्लेट को बड़ा कर दोगे प्लेट्स को, तो इस पे ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा। एंड वी कॉल इट कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। प्रॉपर इन अ प्रॉपर मैनर वी कॉल इट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, नाउ द कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड। तो बेटा कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड टू द कैपेसिटर। जो कैपेसिटर को आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसको दूसरी तरह से भी देखा जा सकता है कि अगर आप इस पे चार्ज स्टोर करेंगे, चार्ज इसको देने से जो पोटेंशियल आएगा दैट पोटेंशियल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। चार्ज ज्यादा देंगे तो वोल्टेज ज्यादा डेवलप हो जाएगी। और इसको उसी तरह से हमने चेंज करना है इक्वालिटी में, तो Q is equal C. C is the constant of proportionality and it is called the capacitance of that capacitor. जो कैपेसिटर आप यूज कर रहे हैं उसकी कैपेसिटेंस। अब इसको अगर डिफाइन करना है तो क्या करें, फॉर्मूला को इस तरह से शेप अप कर लें। C is equal Q over V। तो बेटा किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, इसको 1 कर दो। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने से जितना चार्ज उसके स्टोर हो जाता है उसको हम बेटा उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। इसका यूनिट फैरेड। तो 1 फैरेड क्या होगा? 1 फैरेड ऐसा कैपेसिटर जिसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने से उसकी प्लेट्स में जो चार्ज एक्यूमुलेट हो 1 कूलम हो, तो वी विल से दैट द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर इज 1 फैरेड। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगी। तो ये बेटा कैपेसिटर की बात हो गई। उसके बाद है जी कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशंस। दो तरह से हम कैपेसिटर्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। बेसिक 2 तरीके हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बेसिकली बेटा हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए ये काम करते हैं। बाज़ बार जो हमें रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस होती है उसका कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो हम 2 कैपेसिटर्स को आपस में ज्वाइन करके वो हम अपनी रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस ले लेते हैं। दोनों को हम पैरेलल लेके चलते हैं। 2 तरह से हम इनको कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं जी, पैरेलल में हमेशा ये तीन कैपेसिटर्स हैं, लेट मी से C1 C2 C3 इस तरह से कनेक्ट करने अगर कि सब की राइट प्लेट को आपस में कनेक्ट करके बैटरी के एक टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लें और तीनों कैपेसिटर्स की दूसरी प्लेट को कनेक्ट करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो इन दिस वे इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इस तरह से करें, इन्हीं तीनों कैपेसिटर्स को हम इस तरह से रख लें और इस तरह से करें कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट को कनेक्ट करें, पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पहली से, दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से, और फिर इस तरह से हम उसकी तीसरे कैपेसिटर की आखिरी कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। डेफिनेशन भी बेटा कॉम्बिनेशंस की पूछी जा सकती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा सकती हैं। तो इन शॉर्ट में इसी तरह से दोनों की लिखता जा रहा हूं। इसमें चूंकि ये देखें डायरेक्ट पाथ हर कैपेसिटर का अलग है, इसको वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करने का, तो इसमें सपोज इसकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है, यहाँ पे वोल्टेज चेक की तो V1, यहाँ पे चेक की V2, ये V3, बैटरी की वोल्टेज V है। तो बेटा इसमें वोल्टेज सेम रहेगी। अगर बैटरी 12 वोल्ट की है, यहाँ चेक करोगे 12 वोल्ट रीडिंग आएगी, यहाँ चेक करोगे 12 वोल्ट आएगी, यहाँ चेक करोगे 12 वोल्ट आएगी। तो इसमें क्या होता है, V इज इक्वल V1 इज इक्वल V2 इज इक्वल V3, इस तरह से होता है। इसमें बेटा वोल्टेज सेम नहीं होगी, इसमें वोल्टेज इस तरह से होगी, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। ये चार्ज बैटरी इसको प्रोवाइड करती है, इसमें जो चार्ज स्टोर होता है वो अपनी अपनी कैपेसिटेंस के मुताबिक होता है। तो फिर बेटा यहाँ पे जो वोल्टेज है, चार्ज सेम होगा इसमें, और चार्ज सेम होगा, कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो फिर बेटा वोल्टेज यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगी। सपोज यहाँ पे V1 है, V2 है, V3 है, बैटरी की वोल्टेज V है, ये कैपेसिटर C1 C2 C3 है, तो बेटा ये V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें वोल्टेज इस तरह से होती है कि इन तीनों या जितने भी कैपेसिटर्स आपने कनेक्ट किए हैं उनको ऐड करेंगे तो बैटरी की वोल्टेज के इक्वल आ जाएगी। इसमें वोल्टेज सेम होगा, इसमें बेटा चार्ज सेम होगा, चार्ज टोटल चार्ज इज इक्वल Q1 इज इक्वल Q2 इज इक्वल Q3। इसमें टोटल चार्ज जो है कॉम्बिनेशन का वो बेटा सम के इक्वल होगा। इस पे जो चार्ज स्टोर हुआ सपोज दैट इज Q1 Q2 एंड Q3, तो इसमें टोटल चार्ज कॉम्बिनेशन का है दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आखिरी बात, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है जी, इस सर्किट की, इस कॉम्बिनेशन की वो वैल्यू, ऐसा कैपेसिटर ज्यादा पावर का कैपेसिटर, ज्यादा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर जिसकी टोटल कैपेसिटेंस इन तीनों की कंबाइंड कैपेसिटेंस के इक्वल हो, तो इसमें बेटा ऐड अप होता है इस कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें कैपेसिटेंस कम हो जाती है, तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस कम हो जाती है। तो इसमें जो C इक्विवेलेंट होती है ये इस तरह से 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसका प्रूफ भी है बेटा, इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में, वो करवाया हुआ है पहले भी, वो आपने वहां से करना है। मेन बेटा ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स इन तीनों कॉम्बिनेशंस की, और इनको एज फार्मूलाज भी आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल्स भी इनसे रिलेटेड यूजुअली आते हैं पेपर में। तो न्यूमेरिकल पढ़ते ही जो पहला काम आपने देखना है वो ये देखें कि कैपेसिटर्स किस तरह से कनेक्ट किए गए हैं। अगर पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं तो सारे फार्मूलाज ये आपने यूज करने हैं, अगर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं तो फिर बेटा सारे फार्मूलाज आपने ये यूज करने हैं।
तो इस तरह से ये कैपेसिटर्स वाला काम आपने करना है। इसके बाद टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स इंक्लूडेड नहीं है हमारे सिलेबस में। उसके बाद है जी यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स बेटा यूजेस बहुत सी चीज़ों में यूज होते हैं। एक तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब इसमें जब आपने एग्जांपल्स लिखना शुरू करनी है तो जहन में ये रखना है कि जो चीज़ पे इलेक्ट्रिसिटी के साथ मूव करती है उसके अंदर कैपेसिटर है। वॉशिंग मशीन है, ये जूसर ब्लेंडर है, कुछ भी है उसके अंदर कैपेसिटर है। तो एग्जांपल्स देते वक्त वो आपने सारी की सारी उसी तरह से दे देनी है। और बहुत से सर्किट्स हैं, ये सारी डिटेल बेटा लिखी हुई है। यूजेस ऑफ कैपेसिटर, शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर का। ये आपने इसको अच्छी तरह से जितने यूजेस भी हैं वो वहां से कर लेंगे एग्जाम्पल्स। तो ये बेटा हमारा चैप्टर जो है हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब हम चलते हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर। पेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पेज 119। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म magnetic effect of steady current. Magnetic effect. मैग्नेटिक इफेक्ट बेटा क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो इट बिकम्स अ मैग्नेट। किसी भी कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो ये बेटा मैग्नेट बनता है। हमें फील नहीं होगा आमतौर पे, लेकिन ये मैग्नेट बनता है। इस तरह से एक पेपर ले लें, उसमें से एक वायर गुजार लें, इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर लें। इसके ऊपर अगर अब ये जो वायर है इस पेपर में से परपेंडिकुलर पास कर रही है, इसके साथ अगर कंपास रखेंगे तो बेटा ये कंपास आप देखेंगे और कंपास यहाँ पे रखेंगे, मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे अगर आप स्विच लगा लेंगे, इसको ऑन करेंगे तो ये आप देखेंगे कि इसमें हल्की सी आपको मूवमेंट नजर आएगी। ये अपने आप को रीअलाइन करेगी, अपनी डायरेक्शन को हल्का सा चेंज करेगी इसके मैग्नेट बनने की वजह से। जब ये स्विच ऑफ है तो ये मैग्नेट नहीं है वायर। जब ये स्विच ऑन करेंगे तो इट विल बिकम अ मैग्नेट और उस मैग्नेट का इफेक्ट इस पे होगा तो ये बेटा अपने आप को रीअलाइन करेगी। तो इसका मतलब है कि नाउ इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये देखें जी पेज 120 पे है। ग्रास का वायर with your right hand such that your thumb is pointed in the direction of current, then curling fingers of your hand will point in the direction of magnetic field. इस तरह से बेटा पहले तो ये डिसाइड करें कि करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब अपने इस कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करें, योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्ल ऑफ योर फिंगर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पेपर के ऊपर जो ऐसे लाइंस बनेंगी उनकी इस तरह से ये डायरेक्शन। क्या मतलब? अगर आप यहां से अब करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ये पॉजिटिव कर देते हैं, ये नेगेटिव कर देते हैं, नाउ द डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड। अब इसकी डायरेक्शन उल्ट हो जाएगी।
अब इसकी डायरेक्शन देखने के लिए क्या करेंगे, करंट इज नाउ फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नाउ आई विल होल्ड द कंडक्टर इन दिस, अब डायरेक्शन उलट हो जाए। सो नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेटा मैग्नेट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद है जी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। दूसरी बात सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, एक बेटा कॉइल। इस तरह से अब होता क्या है कि प्रैक्टिकली जहां पे हमने इस इफेक्ट को यूज करना है वहां पे इस तरह से जो अगर करेंगे हम तो वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होगा, इवन वी कैन नॉट फील दैट। तो अगर हम ये करें कि एक एनामेल्ड वायर लेके उसको इसके इर्द गिर्द इस तरह से वाइंड कर लें, राउंड्स दे दें और यहां पे हम बैटरी कनेक्ट करें, यहां पे हम बैटरी कनेक्ट करें, तो फिर आप देखेंगे कि इसका अगर आपने 100 टर्न्स दी थी इसके ऊपर, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी निस्बत 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ज्यादा अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स करते जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करते जाएंगे, तो उतना ही मैग्नेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। अब इसमें किस तरह से हम देखते हैं जी इसको, दिस वाज राइट हैंड रूल फॉर द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये राइट हैंड रूल फॉर अ सोलेनॉइड, इसमें किस तरह से देखेंगे, इसमें बेटा देखो करंट ये पॉजिटिव, यहां से करंट ये ऐसे ऊपर जा रहा है, जब ये वायर पीछे जाएगी तो करंट नीचे, जब ये फिर टर्न इस तरफ सामने की तरफ आएगा तो ऊपर। तो मतलब ये है कि सामने की तरफ जितने भी टर्न्स के पार्ट्स हैं उनमें करंट फ्रॉम डाउन टू अप फ्लो कर रहा होगा। इसमें एक क्या तरीका है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इट इज लाइक अ बार मैग्नेट। जिस तरह से एक परमानेंट मैग्नेट बार मैग्नेट होता है उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, इसका बिहेवियर बिल्कुल इस तरह का होगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें अगर आप स्विच लगा दें, इसको ऑन करेंगे तो ये बार मैग्नेट बन जाएगा, ऑफ करेंगे तो इट विल बी नो मोर मैग्नेट। अब इसकी डायरेक्शन कैसे देखनी है, इसको इस तरह से होल्ड करें इन योर राइट हैंड, अगेन इन द राइट हैंड ओनली, इफ द कर्ल ऑफ योर फिंगर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट, देन थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल। तो ये बेटा नॉर्थ पोल, ये इसका मतलब है साउथ पोल हो गया। तो ये बेटे हमने सोलेनॉइड पढ़ लिया, सोलेनॉइड की डेफिनेशन बुक में है, और सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने कैसे फाइंड करनी है। ये पेज 121 है। टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट व्हिच इज क्रिएटेड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसी तरह से नीचे आगे ये जो रूल मैंने बताया वो भी नीचे लिखा हुआ है। इफ यू ग्रास्प द कॉइल विद योर राइट हैंड बाय कर्लिंग आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, our thumb will indicate in the direction of the north pole of the coil. अगला बेटा टॉपिक 15.2 इंक्लूडेड नहीं है, उसके बाद टर्निंग इफेक्ट इंक्लूडेड नहीं है। द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है बेटा हमारे सिलेबस में जो अगला टॉपिक है उस पे चलते हैं जी। ये पेज है 125। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? Production of electric current. Production of electric current due to magnet, change of magnetic flux is called electromagnetic induction. इस तरह से बेटा प्रैक्टिकली हम कैसे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक लूप बना लें वायर का, एक यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दें,
प्रेफरेबली इस तरह का गैल्वेनोमीटर लेंगे हम कि जिसके सेंटर में जीरो, ये इसका पॉइंटर, इसकी नीडल पॉइंटर बैटरी से। अब ये बेटा जो लूप है इसके सामने आप मैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट ले आए, इसको बैक एंड फोर्थ मूव करें, आगे पीछे मूव करें। आप देखेंगे कि जब आप इसको आगे की तरफ मूव करते हैं तो अगर ये पॉइंटर इस तरफ जाता है, जब आप इसको पीछे की तरफ करेंगे तो ये इस तरफ जाएगा। इसके मूवमेंट का क्या मतलब है, इस गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर की मूवमेंट का क्या मतलब है कि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो बेटा वो कहां से करंट आ रहा है, दैट इज ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी हम इसको मैग्नेट को आगे की तरफ मूव करते हैं तो इसमें से निकलने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद इंक्रीज या डिक्रीज होती है। उस वजह से इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सारी एक्सप्लेनेशन है और उसके बाद इसकी डेफिनेशन है बेटा एम्पियर। The process of generating an induced current in a circuit by changing the number of magnetic lines of force passing through it is called electromagnetic induction। इसको बेटा electromagnetic induction कहते हैं। अब इसमें जो EMF इंड्यूस होगी, वोल्टेज जो इंड्यूस होगी, प्रोड्यूस होगी, वो क्या होगी जी। इसी पेज पे, पेज 127 के बॉटम पे लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अगर इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो ज्यादा हो जाएगा, आप ज्यादा स्पीड के साथ इसको बैक एंड फोर्थ मूव करवाएंगे तो इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, वोल्टेज होगी, वो भी ज्यादा होगी। जी बेटा अब आगे चलते हैं जी। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड लेंज लॉ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन, और इसको बेटा पहली दफा कैलकुलेट किया, इसको ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने जिसका नाम लेंज था, इसलिए इसको लेंज लॉ कहते हैं। अब बेटा इसमें जब हम मूव करते हैं, मैंने आपको ये बताया कि अगर आप फर्ज करें आगे की तरफ ला रहे हैं तो करंट इस तरफ है। अब इसकी वजह क्या है, करंट इस तरफ क्यों फ्लो कर रहा है। अब पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इसमें चेंज हो जाएगी। इसको जरा थोड़ा सा रिफाइन कर लो ऑपरेटर्स को। जरा बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। लेंस का आपकी थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बात है। एक उसी तरह से सॉलिनॉइड की तरह का आपने ये कॉइल डिजाइन कर लिया, इसके साथ आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। यहां पे आपने ये इस मैग्नेट को मूव करवाया। अब बेटा होता क्या है कि जब हम इस मैग्नेट को मूव करवाते हैं, इसमें करंट प्रोड्यूस होता है, तो साफ ज़ाहिर है इसमें कॉइल में, इस कॉइल में या सॉलिनॉइड की तरह बिहेव करेगी। इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, जो इसकी मूवमेंट की वजह से सर्किट में प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से ये मैग्नेट बन जाएगी। अब ये मैग्नेट इस तरह का बनेगी कि ये इसकी मोशन को अपोज करेगी। मतलब आप आगे की तरफ लेके आ रहे हैं, अब ये मैग्नेट बन गया, ये जो कॉइल है। अब इसको इसने रिपेल करना है, तो कैसे रिपेल करेगी? रिपेल उसी सूरत में करेगी कि जब ये भी नॉर्थ पोल बनेगा, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये इसकी मोशन को अपोज करेगी। तो ये बेटा लेंज लॉ है कि हमेशा इसमें ईएमएफ इस तरह से प्रोड्यूस होती है कि ये इसकी मूवमेंट को अपोज करती है, उस कार्स को अपोज करती है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब आप इसको वापस लेके जा रहे हैं, फर्ज करें इस तरह से लेके जा रहे हैं, तो अब ये आपको इस तरह लेके जा रहे हैं तो ये क्या करेगा? अब ये इस तरफ लेके जा रहे हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कैसे करेगा? अगर ये साउथ पोल, तो मतलब ये है कि इस तरह से करंट इसमें से फ्लो करेगा कि उस करंट की वजह से ये जो मैग्नेट बनता है उसका यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। तो ये बेटा डायरेक्शन, ये वो रूल है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। वर्डिंग बेटा पढ़ रहा हूं मैं, देख लें। द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट
is always such that it opposes the cause that produces it. कौन सी cause उसको प्रोड्यूस कर रही थी? इस मैग्नेट की मूवमेंट। तो इसमें करंट हमेशा इस तरह होगी उसकी डायरेक्शन कि इसकी मोशन को वो अपोज करेगा। एसी जनरेटर है बेटा, इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद है जी म्यूचुअल इंडक्शन है और ट्रांसफार्मर। म्यूचुअल इंडक्शन एंड ट्रांसफार्मर। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब तो बेटा सिंपल सा वही प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ईएमएफ, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल मतलब कि एक कॉइल में अगर मैग्नेट बने, दूसरी कॉइल में उस मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो, ईएमएफ प्रोड्यूस हो, तो बेटा वो दोनों मिलके, एक में मैग्नेट, एक में से करंट पास किया, वो मैग्नेट बन गई, दूसरी में उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो गई, तो बेटा इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये दो कॉइल्स हैं इस तरह से, इसके अंदर हमने बैटरी लगा ली, साथ एक की लगा लें इसको ऑन ऑफ करने के लिए। इसके सामने इसी तरह की एक और कॉइल लगा लें, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा लें। तो इसमें आप देखेंगे कि इसको आप ऑन करेंगे, आप ऑन करेंगे तो ये बेटा गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर एक दफा आगे जाएगा और फिर वापस जीरो पे आ जाएगा। एक दफा आगे जाएगा, करंट अभी भी फ्लो कर रहा है लेकिन ये वापस फौरन जीरो पे आ जाएगा और फिर जीरो पे जाएगा। फिर आप इसको ऑफ करेंगे, जब आप ऑफ करेंगे तो इट विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक मोमेंट के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा और फिर जीरो पे आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने स्विच को ऑन किया तो इसने एक दफा मूव किया, करंट तो फ्लो कर रहा है, करंट तो फ्लो कर रहा है, लेकिन अब ये वापस जीरो पे क्यों आ गया? अब बेटा चूंकि हमने ये बैटरी कनेक्ट की हुई है, जो हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं, करंट है वो डायरेक्ट करंट है, तो इसमें क्यों करंट प्रोड्यूस हुआ था? जब हमने स्विच को ऑन किया उस वक्त इसमें करंट जीरो था। सपोज इसमें 5 एम्पीयर तक जाना है, तो बेटा 0 से 5 तक जाने के लिए एक थोड़ा सा एक लंबा टाइम चाहिए, एक कुछ ना कुछ टाइम इसको चाहिए, कुछ नैनोमीटर्स बेशक चाहिए। तो उस वक्त इसमें जो मैग्नेट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी अ चेंजिंग मैग्नेट, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है कॉइल वो हमेशा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। मैग्नेट बेशक जितना मर्जी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। जब ये स्टडी हो गया, 5 एम्पीयर पे पीक वैल्यू पे पहुंच गया, तो अब इसमें कोई चेंज नहीं हो रही, इसलिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी और ये वापस जीरो पे आ जाएगा। फिर दोबारा जब आपने स्विच को ऑफ किया, अब ये 5 से फिर 0 एम्पीयर को पे फॉल करेगा। नाउ अगेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज बीइंग चेंज्ड, तो अब उसमें, लेकिन अब 5 से 0 हो रहा है तो चेंज ऑपोजिट होगी, इसीलिए ईएमएफ जो इसमें इंड्यूस हुई उस वक्त वो भी इसके ऑपोजिट होगी। बेटा ये म्यूचुअल इंडक्शन है। स्टेटमेंट मैं रीडिंग कर देता हूं एक दफा म्यूचुअल इंडक्शन की। द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल, इसमें इंडक्शन है। इंडक्शन इन वन कॉइल ड्यू टू चेंजिंग ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल, दिस इज अ नेबरिंग कॉइल, इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इस फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो ये बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में बेटा यही प्रिंसिपल यूज होता है, सिर्फ क्या करते हैं, दो कॉइल्स इस तरह से, प्राइमरी, इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, दूसरी को जिसमें करंट इंड्यूस होना है उसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। इसमें अब हम बैटरी की बजाय एसी वोल्टेज दे देते हैं। एसी वोल्टेज क्या करती है, ये कांस्टेंटली इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होती है, वेरी हो रही होती है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंटली चेंज होगा, मुसलसल चेंज होता रहेगा। इस वजह से यहाँ पे आपको कांस्टेंटली जो है वोल्टेज मिलती रहेगी।
तो इस डिवाइस को और इनको हम लगा लेते हैं एक कोर के ऊपर। तो बेटा इस डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। दो तरह के होते हैं बेटे ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए, वोल्टेज डिक्रीज करने के लिए। और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलास हैं वो बेटा पेज 132 पे है, डिटेल से आपने किए हुए हैं, ये आपने रिवाइज कर लेने हैं। और ये बेटे आपके दोनों चैप्टर्स वाइंड अप हो गए, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।